हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शशि शरण सर की NCERT 360 डिग्री का पुस्तक जो है, जिसमें कि क्लास 6 से 12 तक का दिया हुआ है और सभी सब्जेक्ट का दिया है चैप्टर वाइज, उसका हम राजनीति विज्ञान का कक्षा 8 देखेंगे और हम प्रयास करेंगे एक ही वीडियो में जो है कक्षा 8 पूरा समाप्त हो जाए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ये सीरीज जो है BPSC AEDO TRE 4.0 BSSC रेलवे SSC एवं सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विशेष करके BSSC AEDO एवं TRE 4 के लिए जो है रामबाण सिद्ध होगा। इसीलिए ये सीरीज जो है उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम जो है NCERT से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस का हमने 2 वीडियो इससे पहले बनाया है, जिसमें कि हमने क्लास 6 एवं क्लास 7 का पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का तीसरा वीडियो है, इसमें हम कक्षा 8 देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हाँ, किस ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया? प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में कब शामिल किया था? तो ये शामिल किया था 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये हुआ था दिसंबर 1946 ईस्वी में। दिसंबर 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान का क्या तात्पर्य है? संविधान का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने के पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। दूसरा है, संविधान का मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। और तीसरा है, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। ये तीनों जो है संविधान की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान जो है निम्नलिखित में से किसके आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका विश्लेषण देखेंगे। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, अंतर सामुदायिक वर्चस्व से क्या तात्पर्य है? अंतर सामुदायिक वर्चस्व से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, उसे हम अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर सामुदायिक वर्चस्व से क्या तात्पर्य है? तो वही सेम प्रश्न है। इसका आंसर जो है ए नंबर है, जब एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के लोग द्वारा दबाया जाता है, उसको जो है हम अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। दोनों प्रश्न एक ही था। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस राजनेता को भी भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? निम्न में से किस राजनेता को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संघवाद से क्या तात्पर्य है? संघवाद से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब किसी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होता होना वह संघवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के निम्न में से किस सदस्य ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये कहा था A.K. अय्यर ने। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के निम्न में से किस सदस्य ने कहा था कि यह कदम जो है आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है? ये कहा था A.K. अय्यर ने। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है, उसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहेंगे। अगला प्रश्न है, सरकार के निम्नलिखित में से कितने अंग होते हैं? सरकार के जो है 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। संविधान के अनुसार सरकार के निम्न में से कौन से अंग हैं? संविधान के अनुसार सरकार के निम्न में से कौन से अंग हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों सम्मिलित रूप से। संविधान के अनुसार जो सरकार के 3 अंग हैं, एक है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि जो है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है विधायिका के अंतर्गत। विधायिका के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, तो वो है कार्यपालिका। ऐसे लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं, तो वो है कार्यपालिका। न्यायालयों की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित है? न्यायालयों की व्यवस्था जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है न्यायपालिका से। न्यायपालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में एक किस प्रकार का सरकार है? तो भारत में एक जो है लोकतंत्रीय सरकार है। भारत में एक लोकतंत्रीय सरकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना? कानून बनाना और लागू करना जो है किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ये जिम्मेदारी होती है सरकार की। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 वर्ष। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार की जबरिया श्रम और कितने वर्षों से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो वो है 14 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी धर्म, लिंग और जाति के आधार पर जो है किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा संविधान में कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वाला खंड जो है भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है।
अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? मौलिक अधिकारों का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। मौलिक अधिकार का उद्देश्य है हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन नागरिकों के लिए दावेदारी कर सके। ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्थान के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ये दोनों जो है मौलिक अधिकार का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो निम्न में से किस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? जिसमें कोई राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है, यही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसका भी राइट आंसर डी है, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। पहला है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, ये जो है धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आता है। और दूसरा है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये तीनों जो है धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में कब ये कानून आया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह या प्रतीक को धारण करके स्कूल में नहीं जाएंगे? तो ये जो है फरवरी 2004 में आया था। फ्रांस में ये कानून जो है फरवरी 2004 में आया था कि कोई भी विद्यार्थी जो है इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह या प्रतीक को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए निम्न में से किस तरह का काम करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। अगला है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप नीति। हस्तक्षेप नीति। ये तीनों कथन जो है भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए किस तरह का काम करता है, इसके लिए सटीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के सरकारी स्कूल के बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं? निम्नलिखित में से किस देश के सरकारी स्कूल के बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं? तो ये लेता है अमेरिका का बच्चा। अमेरिका के बच्चे जो है सुबह वफादारी की शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत देश निम्नलिखित में से किस तिथि को आज़ाद हुआ था? भारत देश निम्नलिखित में से किस तिथि को आज़ाद हुआ था? तो ये आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत देश जो है आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए? तो ये जो है 1885 में मांग किया था। कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए? तो ये मांग किया था 1885 में, और 1885 में ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने खुद हद तक
निम्नलिखित में से किस एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के कुछ हद तक जो है निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी देती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो ये किया गया था 2004 में। 2004 में जो है पहली बार आम चुनाव में पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को ही संसद कहा जाता है? ये जो है जनता के द्वारा चुना गया, जनता के द्वारा जो है चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को ही संसद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार को निम्न में से कौन नियंत्रित करती है? सरकार को जो है संसद नियंत्रित करती है। सरकार को कौन नियंत्रित करता है? तो सरकार को जो है संसद नियंत्रित करता है। निम्न में से कौन सा देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है? देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है संसद। संसद को जो है देश का सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के निम्नलिखित में से कितने सदन होते हैं? संसद के जो है 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अगला प्रश्न है, इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सही है। देश के जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। लोकसभा के लिए कितने साल में चुनाव कराए जाते हैं? तो हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। लोकसभा का चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सांसद। लोकसभा का चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार जो हैं क्या कहलाते हैं? तो वो सांसद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, एमपी से क्या तात्पर्य है? एमपी से क्या तात्पर्य है? एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भारतीय संसद के निम्नलिखित में से कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के जो है 3 अंग हैं। एक है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो है भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के निम्न में से कौन से अंग हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसकी अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है, 552। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है लोकसभा में सदस्य की संख्या है 543, 543। अगला प्रश्न है, किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम जो है 272 सदस्य होने ही चाहिए। किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने ही चाहिए। अगला प्रश्न है, संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं विपक्षी दल। विपक्षी दल कहलाते हैं। ऐसे लोगों का समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं, तो वो समूह कहलाते हैं कार्यपालिका। ऐसे लोगों के समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उस समूह को
कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है, सरकार शब्द का प्रयोग करने पर हमारे जेहन में अक्सर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आता है? तो हमारे जेहन में जो निम्नलिखित में से शब्द आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका, सरकार शब्द का प्रयोग करने पर हमारे जेहन में अक्सर कार्यपालिका शब्द आता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल में जो है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है? तो ये चुनाव करता है प्रधानमंत्री चुनाव करता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का दफ्तर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय का दफ्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का दफ्तर है? केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ ब्लॉक में जो है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का दफ्तर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। यहाँ पर जो है वित्त मंत्रालय का भी दफ्तर है और गृह मंत्रालय का भी दफ्तर है। अगला प्रश्न है, देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से कौन काम करती है? देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में जो है निम्न में से कौन काम करती है? तो राज्यसभा जो है देश की राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कोई भी कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पेश कर सकती है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकती है। राज्यसभा कोई भी कानून बनाने के लिए क्या प्रस्ताव पेश कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। अगला प्रश्न है, किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा से मंजूरी मिल चुकी हो। किसी भी विधेयक को कानूनी रूप के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा से मंजूरी मिल चुकी हो। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जो है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्तमान में राज्यों में सदस्यों की संख्या है 245। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में जो है 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा के 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य को निर्वाचित किया जाता है? तो राज्यसभा में जो है 233 सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले कौन सा काल होता है? जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले कौन सा काल आता है? तो सबसे पहले उसमें प्रश्नकाल आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके माध्यम से सांसद सरकार के काम काज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं? निम्न में से किसके माध्यम से जो है सांसद सरकार के काम काज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं? तो ये करता है वित्त काल के माध्यम से जो है सांसद सरकार के काम काज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? तो ये जो है प्रश्नकाल के जरिए ही संसद कार्यपालिका को नियंत्रित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, संसद में निम्नलिखित में से किसके लिए सीटों को आरक्षित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। संसद में जो है निम्नलिखित में से किसके सीटों के लिए आरक्षित किया गया है?
तो ये क्या पाया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में जो है किसकी एक अहम भूमिका अदा करते हैं, तो ये करता है विपक्षी दल का। विपक्षी दल का जो है एक अहम भूमिका अदा करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा कानून जो है निम्नलिखित में से किसके आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव कर सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में कानून के शासन का मतलब है कि, हमारे देश में कानून के शासन का मतलब है कि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देख लेते हैं, हमारे देश में कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। और दूसरा है, कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों न हो। अगला प्रश्न है, किसी भी अपराध व कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। कानून के शासन का मतलब जो है ये तीनों कथन सही है। कानून के शासन के बारे में ये तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट को कब लागू कर दिया गया था। भारतीय विरोध के बावजूद जो है रॉलेट एक्ट को कब लागू कर दिया गया था, तो इसे जो है रॉलेट एक्ट जो है 10 मार्च 1919 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का पंजाब में भारी विरोध होता रहा। इसी क्रम में जो है 10 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन किसे गिरफ्तार किया गया था। रॉलेट एक्ट का पंजाब में भारी विरोध हो रहा था, इसी क्रम में 10 अप्रैल को निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किया गया था इसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में किसने जो है गोलियां चलवा दी थी, तो यहाँ पर गोली चलवाई थी जनरल डायर ने। जनरल डायर ने जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में गोली चलवा दी थी। अगला प्रश्न है, कितने ईस्वी का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1870। 1870 ईस्वी के राजद्रोह एक्ट को जो है अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। अगला प्रश्न है, यदि संसद कोई कानून बनाती है और वह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो निम्न में से कौन उसको रद्द कर सकता है, तो उसको रद्द कर सकता है न्यायपालिका ही। न्यायपालिका ही जो उसको रद्द कर सकता है। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है राजद्रोह। उसे राजद्रोह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दमनकारी से क्या तात्पर्य है। दमनकारी से जो है क्या तात्पर्य है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए शक्ति से नियंत्रण स्थापित करना जो है दमनकारी का तात्पर्य है। दमनकारी से तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों। उससे वोट आता है विवादों का निपटारा के लिए और न्यायिक समीक्षा के लिए।
अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या जो है इसका अधिकार, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास है? तो इसका अधिकार जो है मुख्य रूप से विधायिका के पास में है। संविधान की व्याख्या का अधिकार जो है मुख्य रूप से विधायिका के पास में है। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा से क्या तात्पर्य है? न्यायिक समीक्षा से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो रद्द कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। न्याय समीक्षा से तात्पर्य है कि यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो रद्द कर सकता है। अगला प्रश्न है, अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह निम्न में से किस न्यायालय में जा सकता है? तो वे जो है उपर्युक्त दोनों न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसका विश्लेषण देखते हैं। इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। अगला प्रश्न है, हमारा देश जो है भारत गणतंत्र कब बना? हमारा देश भारत जो है गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश भारत गणतंत्र कब बना था? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसका भी विश्लेषण देखेंगे। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर जब चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में जो है न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है विधायिका, कार्यपालिका और अन्य किसी का भी न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को निम्न में से कौन रोक सकती है? विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को निम्न में से कौन रोक सकती है? इसे जो है न्यायपालिका रोक सकती है। न्यायपालिका रोक सकती है। अगला प्रश्न है, जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है जिला अदालत। उन्हें जो है जिला अदालत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर किसी जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होने वाले न्यायालय को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य का जो है एक उच्च न्यायालय होता है जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत निम्न में से कौन सी है? अपने राज्य की
सबसे ऊंची अदालत जो है निम्न में से कौन सी है? तो ये है उच्च न्यायालय। यानी अपने राज्य का सबसे ऊंची अदालत कौन सी है? तो ये है उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय से ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय होता है? इससे ऊपर होता है डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी अदालत निम्न में से कौन सी है जो नई दिल्ली में स्थित है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, देश के मुख्य न्यायाधीश जो है किसके मुखिया होते हैं? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया। देश के मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, किसके फैसले जो है देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं? किसके फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं? तो वो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है देश के बाकी सारी अदालतों को मानना पड़ता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 ईस्वी में किस जगह पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। 1862 में जो है सबसे पहले कलकत्ता, मद्रास और बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन जो है 1966 में हुआ था। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। इसके ऊपर भी एक प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन जो है कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1966 में। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। वर्तमान में जो है देश भर में कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में देश भर में जो है टोटल 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का न्यायिक व्यवस्था है? भारत में जो है किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है? तो भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। भारत में जो है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, अपीलीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? अपीलीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। इसी को हम अपीलीय व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना और हत्या आदि निम्न में से किस कानून के अंतर्गत आते हैं? चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना और हत्या आदि जो है निम्न में से किस कानून के अंतर्गत आते हैं? ये आता है फौजदारी कानून के अंतर्गत। फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि किस कानून के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है दीवानी कानून के अंतर्गत। दीवानी कानून के अंतर्गत आता है जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी और किराया, तलाक। अगला प्रश्न है, सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज निम्न में से किस कानून के अंतर्गत होता है? ये होता है फौजदारी कानून के अंतर्गत। सबसे पहले आमतौर पर FIR जो है किस कानून के अंतर्गत दर्ज होता है? ये होता है फौजदारी कानून के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुमूल्य भूमिका कौन निभाता है? तो ये निभाता है न्यायालय। न्यायालय जो है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुमूल्य रक्षा में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका यानी PIL की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारत में जो है जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी न्यायिक पहल के द्वारा। न्यायिक पहल के द्वारा की गई थी।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी PIL की व्यवस्था विकसित की थी। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल द्वारा की गई है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब से की गई थी? तो ये की गई थी 1980 के दशक में। 1980 के दशक में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनहित याचिका को निम्न में से किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो ये किया जा सकता है उपयुक्त दोनों न्यायालय में, सर्वोच्च और हाई कोर्ट दोनों न्यायालय में जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस योजना को जनहित याचिका के फलस्वरूप शुरू की गई थी? निम्न में से किस योजना को जनहित याचिका के फलस्वरूप शुरू की गई थी? तो ये है मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना। अगला प्रश्न है, अदालत ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को दोपहर के भोजन की योजना यानी मिड डे मील की व्यवस्था करने का आदेश दिया था? तो ये दिया था अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अदालत ने जो है अदालत ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है राज्य को दोपहर के भोजन की योजना की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, फुटपाथ पर रहने वालों को बिना तर्क के बल प्रयोग कर तथा उन्हें समझाने का मौका दिए बिना बेदखल करना असंवैधानिक है। न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण फैसला निम्नलिखित में से किस मुकदमा के तहत दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये दिया था ओगला टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम निर्णय 1985 मुकदमा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है? निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है? तो ये है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम निर्णय द्वारा फुटपाथ पर रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय निम्न में से कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1985 में। 1985 में दिया गया था। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक भारत में जो है किसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये निभाई है न्यायपालिका ने। न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका ने जो है निम्न में से किसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है? न्यायपालिका ने निम्न में से किसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों, विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका और कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है? हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है न्यायपालिका। हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है, वो है न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, आपराधिक न्याय व्यवस्था निम्न में से कौन मुख्य अधिकारी होते हैं? आपराधिक न्याय व्यवस्था में जो है कौन मुख्य अधिकारी होते हैं? इनमें जो है ये सभी मुख्य अधिकारी होते हैं। कौन कौन है? पुलिस, दूसरा है सरकारी वकील, तीसरा है बचाव पक्ष वकील और चौथा है न्यायाधीश। ये चारों जो है आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य अधिकारी होते हैं। पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, यदि पुलिस को लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में क्या दाखिल कर देती है? यदि पुलिस को लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में जो है क्या दाखिल कर देती है?
पुलिस अदालत में जो है आरोप पत्र और चार्जशीट दोनों दाखिल कर देती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, किसी भी आरोप में कोई व्यक्ति दोषी है कि नहीं, ये निम्न में से कौन तय करता है। किसी भी आरोप में कोई व्यक्ति दोषी है कि नहीं, ये जो है निम्न में से कौन तय करता है, तो ये तय करता है न्यायाधीश। ये तय करता है न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया करने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39 के ए के अंतर्गत। अनुच्छेद 39 का ए के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न में से कौन मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में जो है प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न में से कौन मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। दूसरा है 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया सकता। और नेक्स्ट है, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई है। इन नियमों के दिशा निर्देशों को किस नाम से जानते हैं। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो है किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई है। इन नियमों के दिशा निर्देशों को किस नाम से जानते हैं। इसे जानते हैं हम डी के बसु के नाम से। डी के बसु के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एफआईआर से क्या तात्पर्य है। एफआईआर से क्या तात्पर्य है, तो ये है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर को हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुलिस को जो है एफआईआर की सूचना केवल मौखिक रूप में मिल सकती है। ये कथन असत्य है। पुलिस को जो एफआईआर की सूचना लिखित रूप में मिलता है, न कि मौखिक रूप में। अगला प्रश्न है, अदालत में जो है राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। अदालत में राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है तो वो कौन करता है। तो वो करता है सरकारी वकील। सरकारी वकील जो अदालत में राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन असत्य है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई कथन नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों कथन सत्य है। सरकारी वकील राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। सरकारी वकील को जो है राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। सही है। न्यायालय के पदाधिकारियों के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, किसकी वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है।
तो ये होती है न्यायाधीश। न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में। संविधान के 21 अनुच्छेद में जो है जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों को जो है निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता है। तो कौन सा दोनों कथन है? पहला है, अगर न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति के वकील को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए अगले व्यक्ति आदि गवाहों जिस तरह करने का पर्याप्त समय न दिया जाना। अगला है, पहले से ही न्यायाधीश द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना। ये दोनों जो है निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद का पूरी तरह से पालन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। निष्पक्ष सुनवाई में जो है यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। एक मिनट। हाँ, अगला प्रश्न है, आदिवासी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आदिवासी के बारे में जो है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। कथन 1, 2 और 3 तीनों जो है सत्य है। क्या है कथन? पहला कथन है कि आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। दूसरा है, भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। और तीसरा है, उड़ीसा राज्य में 60 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूहों का घर है। ये तीनों कथन जो है आदिवासी के बारे में सत्य है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिवासियों को जो है अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी समाज जो है औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर जो है ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर जो है ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, किस सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया? किस सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया? तो ये जो है 19वीं सदी में अपनाया था। 19वीं सदी में। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में जो है कौन सा भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसमें जो है संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आदिवासियों में संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान जो है इस बात को मानता है कि कौन सा समुदाय की सांस्कृतिक, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है? तो ये कर सकती है बहुसंख्यक समाज की। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। अगला प्रश्न है, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में किसकी एक अहम भूमिका निभाती है? कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में जो है
किसकी एक अहम भूमिका निभाती है? ये निभाती है न्यायपालिका। न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या जो है कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितना प्रतिशत है? उसकी संख्या जो है 14.2% है। 14.2%। अगला प्रश्न है, एक मिनट, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कब मुसलमानों के आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के जायजा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो ये किया गया 2005 में। 2005 में। अगला प्रश्न है, घेटेआइजेशन से क्या तात्पर्य है? घेटेआइजेशन से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है मुसलमानों के इसी सामाजिक हसियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं। इसी को हम घेटेआइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाशियाकरण का संबंध निम्नलिखित के एहसास से जुड़ा है। हाशियाकरण का संबंध जो है निम्नलिखित के एहसास से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। हाशियाकरण का संबंध जो है इन सभी के एहसास से जुड़ा हुआ है। पहला है अभाव, दूसरा है शक्तिहीनता और तीसरा है पूर्वाग्रह। इन तीनों के एहसास से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहता है विस्थापित। उन्हें विस्थापित कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कुपोषित। ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है वो कुपोषित कहलाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 के अनुसार। अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो ये जो है अनुच्छेद 15 में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दलित शब्द से क्या तात्पर्य है? दलित शब्द से जो है क्या तात्पर्य है? ये बड़ा क्यों हो जाता है? दलित शब्द से क्या तात्पर्य है? तो दलित शब्द से तात्पर्य है दबा कुचला समाज। दबा कुचला समाज को जो है हम दलित शब्द से जानते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अधिनियम जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? इसे अत्याचार निवारण अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसे बनाया गया था 1989 में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन्युअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था? ये पारित किया था 1993 में। 1993 में जो है सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन्युअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स यानी प्रोहिबिशन एक्ट को पारित किया था 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जो है हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी यानी वन अधिकार मान्यता अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया था? तो ये पारित किया गया था 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में पारित किया गया था। एक मिनट। अगला प्रश्न है, सुश्री सी के जॉनों का संबंध किससे है? सुश्री सी के जॉनों का संबंध जो है आदिवासी कार्यकर्ता से है। सुश्री सी के जॉनों का संबंध जो है आदिवासी कार्यकर्ता से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? तो ये माना गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया है। अगला प्रश्न है, जन सुविधाएं का क्या तात्पर्य है? जन सुविधाएं का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि पानी के साथ साथ बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज जैसे अनिवार्य चीज़ें का सभी का इंतजाम समाज के सभी व्यक्ति के लिए करना, इसी को जो है जन सुविधाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो है कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? भारतीय संविधान में कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये देता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। भारतीय संविधान में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है, जन सुविधाएं मुहैया करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसके ऊपर ही आनी चाहिए? जन सुविधाएं मुहैया करने की जिम्मेदारी जो है मुख्य रूप से किसके ऊपर आनी चाहिए? तो ये आनी चाहिए सरकार के ऊपर। सरकार के ऊपर आनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पोर्टो एलेग्रे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पोर्टो एलेग्रे के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें जो है तीनों कथन असत्य है। तीनों कथन इसमें जो है असत्य है, कोई भी कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस देश में पानी को लेकर आपसी दंगे हो गए जिसके बाद सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी? निम्नलिखित में से किस देश में पानी को लेकर आपसी दंगे हो गए थे जिसके बाद सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था जो है निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी? तो ये हुआ था बोलीविया में। बोलीविया में जो है पानी के लिए आपसी दंगा हुआ था जिसके बाद सरकार ने जलापूर्ति व्यवस्था को निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, कहाँ जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके? तो ये शुरू किया है चेन्नई में। चेन्नई में जो है
जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। अगला प्रश्न है, एक मिनट। किसी मजदूर को दिया जाने वाला न्यूनतम वेतन से क्या तात्पर्य है? किसी मजदूर को दिया जाने वाला न्यूनतम वेतन से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इस कानून के तहत जो है किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। इसी को जो है न्यूनतम वेतन कहा जाता है। न्यूनतम वेतन वह वेतन होता है जिसमें जो है मजदूर को उससे कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है, उसी को न्यूनतम वेतन कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम वेतन के कानून के जरिए निम्न में से किसके संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का भी शोषण न हो? न्यूनतम वेतन के कानून के जरिए निम्न में से किनके संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का भी शोषण न हो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। इसमें मजदूर, उत्पादक और उपभोक्ता तीनों शामिल है। अगला प्रश्न है, संविधान में जो है निम्न में से कितने आयु से कम उम्र के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने या खाद्यान्न या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को जो है किसी कारखाने या खाद्यान्न या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ क्या है? शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसी को जो है शोषण से मुक्ति के अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरकार ने 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है घर, ढाबा या चाय की दुकानों आदि पर नौकरी करने पर रखने के प्रथा को कब से पाबंदी लगा दी है? सरकार ने जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है घर, ढाबा या चाय की दुकानों आदि में नौकरी पर रखने के प्रथा पर कब से पाबंदी लगा दी है? ये पाबंदी लगाई है अक्टूबर 2006 से। अगला प्रश्न है, बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम कानून के अंतर्गत जो व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना के तौर पर क्या देना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसे जुर्माना के तौर पर 3 से 2 माह तक का जेल की सजा और या 10,000 से 20,000 रुपये तक का जुर्माना। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना निम्नलिखित में से किस तिथि को घटी थी? तो ये घटी थी, इसमें 2 दिसंबर दिया है, इसका एक्चुअली आंसर होता है 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो है 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को घटित हुई थी, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसने लगी थी। यह बहुत ही जहरीली गैस होती है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी घटना जो है निम्नलिखित में से कौन सी गैस रिसने लगी थी? तो इसमें रिसने लगी थी ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसे जो है शॉर्ट में MIC कहा जाता है, MIC। ये एक्चुअली 2 दिसंबर 1984 के रात को हुआ था 2 बजे। तो कहीं कहीं भी जो है ऑप्शन में 2 दिसंबर 1984 रहेगा, कहीं पर 3 दिसंबर 1984 रहेगा। काहे कि रात में 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाता है, इसीलिए हम 3 दिसंबर मानते हैं। तो 3 दिसंबर भी इसका आंसर होता है, और 3 दिसंबर ना रहे तो 2 दिसंबर मार सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसी जहरीली गैस को एक और किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं
मिग के नाम से, MIC, मिग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में जो है सम्मिलित दोषी कंपनी यूनियन कार्बाइड का संबंध किस देश से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका संबंध जो है अमेरिका से था। भोपाल गैस त्रासदी से में जो है सम्मिलित दोषी कंपनी यूनियन कार्बाइड का संबंध किस देश से था? तो इसका संबंध था अमेरिका से। अगला प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं यूनियन कार्बाइड ने जो है भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला था? क्योंकि विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। हमारे भारत में जो है बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में बहुत ज़्यादा समय तक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तीसरा कारण है कि भारत जैसे देश में सुरक्षा मानक कानून बहुत ढीले थे और उसमें भी उस सुरक्षा कानून को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया, जिसके चलते ये विदेशी कंपनियों को यहाँ आकर कंपनी खोलने में बहुत आसान हो गया। अगला प्रश्न है, अदालतों ने जो है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए निम्न में से किस मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। अदालतों ने जो है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रतिक्रियाएं तय करे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष के बाद अपने फैसले में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन अब CNG ईंधन का इस्तेमाल करेंगे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1998 के बाद जो है यह फैसला दिया था कि दिल्ली में जो है डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन अब CNG ईंधन का इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार ने निम्न में से कौन कौन कदम उठाए हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी कदम उठाए हैं। किसी भी रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर से बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। दूसरा है, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहनों पर रोक लगाकर अब ईंधन के रूप में CNG का इस्तेमाल करने का आदेश देते हैं। तीसरा है, खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए सख्त कानून बनाकर जिससे पर्यावरण में वायु प्रदूषण न फैले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने यहाँ कीटनाशक एस्बेस्टॉस बनाने वाले या जस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों, उपर्युक्त तीनों। इसमें जो है भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तीनों देश शामिल है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है उपभोक्ता कहा जाता है, उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीज़ें बनाता है, कई बार व्यक्ति अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा
निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहता है उत्पादक, उसे उत्पादक कहता है। इस तरह से हमारा ये कक्षा 8 का राजनीति विज्ञान समाप्त होता है। अगले वीडियो में जो है हम कक्षा 9 देखने वाले हैं। यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, हमारा मेहनत जो है अच्छा लग रहा हो, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।